नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस क्लास में। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। इससे पहले हम हिंदी साहित्य का अर्थ, हिंदी का विकास, उद्भव के बारे में चर्चा कर चुके हैं। साथियों, जो विद्यार्थी नए हैं, हिंदी साहित्य संपूर्ण निःशुल्क रूप से पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, विषय हमारा रहेगा कि हिंदी साहित्य या हिंदी इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ। विषय हमारा रहेगा इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ। इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ महत्वपूर्ण और एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को समाहित करते हुए अपन इसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला अगर मैं बात करूं, सबसे पहली जो पद्धति है वो है आपकी वर्णानुक्रमित पद्धति। कौन सी साथियों? वर्णानुक्रमित वर्णानुक्रमित पद्धति। पहली पद्धति है आपकी कौन सी? वर्णानुक्रमित पद्धति। ये वर्णानुक्रमित पद्धति वास्तविकता में है क्या? सुनिए, वर्णानुक्रमित पद्धति में जो अपने नाम का प्रथम वर्ण है, अपने नाम का क्या है? प्रथम वर्ण, अर्थात कवि के नाम का प्रथम वर्ण के आधार पर क्या लिखा गया? इतिहास लिखा गया। अर्थात लेखक या कवियों का जो संकलन है वो उनके नाम के प्रथम आधार पर किया गया। जैसे मान लीजिए कैसे ही कबीर चालू है तो कबीर आ जाएगा। कैसे ही मान लीजिए कुंवर नारायण चालू है तो भी क्या आ जाएगा? कैसे ही मान लीजिए केदारनाथ आ जाएगा। इस तरह से एक नाम वाले वर्णों के जो नाम वाले हैं उनको सबको एक साथ लिख दिया और उनके इतिहास ग्रंथों को एक साथ समाहित कर दिया। इस तरह की जो पद्धति है उसे बताओ क्या कहा जाता है? वर्णानुक्रमित पद्धति। ये तो इसका एक सामान्य सा अर्थ है, लेकिन इससे जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि इस पद्धति का प्रयोग भाई किसने किया? तो ध्यान रखना, इस पद्धति में सबसे पहले एक नाम आता है गारसा दत्तासी। कौन आता है? गारसा दत्तासी। नाम आपको याद रखना है। गारसा दत्तासी ने इस पद्धति का प्रयोग किया था 1839 में। अपने ग्रंथ में इस पद्धति का क्या किया था? प्रयोग किया था। और इन्हीं के बाद में एक और नाम आपको देखने को मिल जाएगा, वो आता है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया था 1883 में। साथियों, समझने का प्रयास करना किस तरह से इससे प्रश्न आता है कि सबसे पहले वर्णानुक्रमित पद्धति का प्रयोग इतिहास लेखन में किसने किया? तो किसने किया? गारसा दत्तासी ने किया। इसके बाद किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने किया। लेकिन आपको शिव सिंह सेंगर से विशेष भी एक याद रखना है। शिव सिंह जो सेंगर थे, प्रथम क्या थे बताओ? भारतीय थे। ये तो विदेशी थे, ये ऐसे थे विदेशी थे। लेकिन अगर आपसे सबसे पहले पूछा जाए विदेशी या भारतीय का उल्लेख नहीं किया जाए तो आपको आंसर क्या बनाना है? गारसा दत्तासी बनाना है। लेकिन आपसे प्रथम भारतीय जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन में वर्णानुक्रमित पद्धति का प्रयोग किया, हिंदी साहित्य लेखन का प्रयास किया, तो वो कौन है बताओ? आपका शिव सिंह सेंगर है। कब किया? 1883 में। शिव सिंह सरोज नामक इनकी जो इतिहास ग्रंथ है उसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया है। तो वर्णानुक्रमित पद्धति में गारसा दत्तासी ने सबसे पहले प्रयोग किया विदेशी विद्वानों के रूप में, और भारतीय विद्वानों के रूप में किसने प्रयास किया? जो है शिव सिंह सेंगर ने 1883 में इसका प्रयोग किया। ये जो वर्णानुक्रमित पद्धति है सबसे भ्रष्टतम पद्धति मानी जाती है। सबसे भ्रष्टतम कह दो, सबसे निकृष्ट कह दो, क्योंकि इसमें जो है प्रथम वर्ण के आधार पर जो विभाजन किया गया, उसके आधार पर जो इतिहास को व्यवस्थित किया गया वो एक तर्क संगत नहीं है। क्या नहीं है बताओ? उसमें तर्क संगतता उसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें युगीन परिस्थितियों का क्या है साथियों? अभाव है। युगीन परिस्थितियों का क्या है? अभाव है। क्योंकि किसी प्रकार के कालक्रम को, इस कालक्रम को आधार बनाकर इन्होंने गणना नहीं की। केवल और केवल वर्ण जो इनका नाम है, नाम के वर्णों के आधार पर ही, प्रथम वर्ण के आधार पर इन्हें जो है उसको व्यवस्थित कर दिया, जो एक तर्क संगतता नहीं है। जिस काल में जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर इस साहित्य लेखन जिस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए तो वो इन्होंने नहीं किया। इसलिए सबसे कैसी पद्धति है बताओ? भ्रष्टतम पद्धति है। युगीन परिस्थितियों का इसमें क्या रहा है? अभाव रहा है। इन्होंने किसी प्रकार का कोई विभाजन भी कार्य इन्होंने नहीं किया है। इसलिए वर्णानुक्रमित पद्धति, बाल कवि के प्रथम वर्ण के आधार पर विभाजन किया गया है। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गारसा दत्तासी ने किया। इसके बाद किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने किया। प्रथम भारतीय के रूप में पूछा जाए तो कौन आएगा? आपका शिव सिंह सेंगर आएगा। यह आपकी कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रमित पद्धति। इसके बाद में अपन दूसरी पद्धति की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दूसरी जो पद्धति है, दूसरी पद्धति की मैं बात करूं तो दूसरी पद्धति की चर्चा अपन कर ले, वो है कालानुक्रमिक पद्धति। कौन सी? कालानुक्रमिक पद्धति। सारी को एक साथ अपन याद भी करने का प्रयास करेंगे अंत में। कालानुक्रमिक पद्धति।
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें काल अर्थात समय की महत्ता दी गई है। अर्थात सीधी सी बात है कि जो कवि का जो जन्म है, कवि या लेखक का जो जन्म है, उस जन्म के आधार पर, उस जन्म के आधार पर इतिहास लेखन का कार्य किया गया, कवियों का उल्लेख किया गया। जन्म के आधार पर क्या किया गया बताओ? कवियों का उल्लेख किया गया कि मान लीजिए किसी का जन्म 1902 है तो पहले ही आ जाएगा, फिर उसके बाद में 1903 वाला आ जाएगा, फिर 1904 वाला आ जाएगा। इस तरह से कालक्रम को इन्होंने आधार माना और उसके आधार पर कवियों का क्या किया है? उल्लेख किया है। इसमें भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखना है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसका प्रयोग किया। सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसका प्रयोग किया गया। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था वो कब था? 1888 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1888 में लिखा गया। जबकि इसके बाद में जो प्रयोग किया वो किसने किया? मिस्र बंधुओं ने किया। किसने किया? मिस्र बंधुओं ने किया। और इन्होंने अपना प्रयोग कब, इसमें कब लिखा? 1913 में अपने इतिहास ग्रंथ में इसकी चर्चा करी है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 में, और मिस्र बंधुओं ने किसमें? मिस्र बंधुओं के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, एक तो आता है आपके गणेश जी, एक कौन से आते हैं बताओ आपको? श्याम बाबा। और एक बताओ कौन सा आता है? सुख। अर्थात गणेश मित्र, श्याम मिश्र और सुख मिश्र, ये तीनों क्या थे? भाई थे। तीनों ने मिलकर किसका इतिहास ग्रंथ का उल्लेख किया और 1913 में इसलिए किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पहले थे और ये कौन से थे? दूसरे नंबर के थे। किसका प्रयोग करने में? कालानुक्रमिक पद्धति के आधार पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखने में। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो तीसरी पद्धति है, तीसरी पद्धति के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरी पद्धति है आपकी समाजवादी पद्धति। कौन सी पद्धति साथियों? तीसरी पद्धति है आपकी समाजवादी पद्धति। समाजवादी पद्धति अर्थात इसका संबंध तो सीधा सा ही है। ये पद्धति कैसी पद्धति है? समाज शास्त्रीय पद्धति है। कैसी पद्धति है साथियों? ये पद्धति समाज शास्त्रीय पद्धति है। इस पद्धति के अगर मैं जनक की बात करूं तो इस पद्धति का जो जनक है साथियों वो है कौन? कार्ल मार्क्स। आप सभी को पता है कौन है बताओ? कार्ल मार्क्स है। और इस पद्धति में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? शोषक और शोषित, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग को आधार मानकर इन्होंने क्या किया है बताओ? कवियों का क्या किया है? उल्लेख किया है। तो समाजवादी पद्धति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। समाजवादी पद्धति समाजशास्त्री पद्धति कहलाती है। इसका जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। और किसको आधार माना इन्होंने? शोषक और शोषित वर्ग को आधार मानकर इन्होंने किसकी रचना की है? अपने इतिहास लेखन की रचना की है। इसके बाद में छोटी सी और आ जाती है एक और पद्धति आपकी, कौन सी? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, इसमें भी आपको दो ही बात याद रखनी है। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है कि इसका जो प्रयोग है वो शोध कार्यों के लिए किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शोध कार्य अर्थात रिसर्च जो वर्क है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस पद्धति में कोई जनक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको एक नाम याद रखना है इसमें, गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त ने 1965 में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया अपने इतिहास ग्रंथ में, बस इस पद्धति का क्या किया है? समर्थन किया है। इस पद्धति का क्या किया है? समर्थन किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक पद्धति किसका वैज्ञानिक पद्धति किसमें प्रयोग की जाती है? शोध कार्यों में प्रयोग की जाती है, रिसर्च वर्क में प्रयोग की जाती है। इसका जो समर्थन है बताओ किसने किया है? गणपति चंद्रगुप्त ने किया है। 4 पद्धति हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पद्धति अपन चर्चा कर लेते हैं। कौन सी? देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी 5वें नंबर की जो पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति। सर्वाधिक प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति क्या है? ये विधेयवादी पद्धति, इसको भी अपन जान लेते हैं। देखिए विधेयवादी पद्धति, सबसे पहले तो इसके जनक के बारे में चर्चा करें। विधेयवादी पद्धति का जनक बताओ कौन है? जो है फ्रेंच विद्वान कौन था बताओ? तेन। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, फ्रेंच विद्वान कौन? तेन विधेयवादी पद्धति का जनक कहा जाता है। और इसके में हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग करने वाले कौन थे? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका क्या किया था? प्रयोग अपने हिंदी साहित्य में किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन इस विधेयवादी पद्धति से बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको एक कथन ऐसे कैसे याद कर लेना है। क्या कहा है इन्होंने शुक्ल जी ने? कि प्रत्येक देश का साहित्य, क्या कहा है? प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का
साहित्य वहाँ की जनता की, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये कथन आपको ऐसे कैसे नोट कर लेना है, याद रख लेना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। संचित प्रतिबिंब, इसको समझने का प्रयास हम करेंगे। साथियों, इसी कथन के माध्यम से इन्होंने समझाया कि वास्तव में विधेयवादी पद्धति है क्या, इसमें किस प्रकार से वर्णन किया जाता है। सुनिए, इसने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियाँ, अर्थात जनता की चित्तवृत्तियों से तात्पर्य जनता किस तरह से सोचती है, जनता को किस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है, जनता की मनस्थिति क्या है, उस मनस्थिति के आधार पर क्या लिखना, बताओ, साहित्य लिखना। उन मनस्थिति के आधार पर क्या लिखना, साहित्य लिखना। और ऐसा साहित्य क्या कहलाता है, विधेयवादी साहित्य कहलाता है। और इस पद्धति को क्या कहा जाता है, बताओ, विधेयवादी पद्धति कहा जाता है। अर्थात जनता की चित्तवृत्तियों के आधार पर, जनता की सोच, जनता की आवश्यकता, जनता की जागरूकता के लिए जो साहित्य रचना की जाती है, वो साहित्य रचना विधेयवादी साहित्य कहलाता है। और जिस पद्धति से उसकी रचना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, विधेयवादी पद्धति कहा जाता है। ये बात किसने बताई थी, बताओ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई थी। तो ध्यान रखना है, एक बात महत्वपूर्ण ध्यान ही रखनी है, अब तक जितनी भी सबसे अपन ने पद्धति पढ़ी है उनमें से सर्वश्रेष्ठ पद्धति है ये। अर्थात इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति से भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कौन सी, बताओ, विधेयवादी पद्धति। जिसका जनक कौन है, बताओ, आपका तेन। कौन है, तेन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास लेखन में इसका क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, इतनी सी बात आपको इसमें याद रख लेनी है। साथियों, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ, संपूर्ण टोटली पूरा समराइज मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए, हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहले पढ़ी है, बताओ कौन सी, सबसे पहले हमने पढ़ी है वर्णानुक्रम पद्धति। इसके बाद हमने पढ़ी है कालानुक्रम पद्धति। इसके बाद हमने पढ़ी है, बताओ, समाजवादी। इसके बाद कौन सी पढ़ी है, समाजवादी। इसके बाद हमने पढ़ी है, बताओ, वैज्ञानिक। इसके बाद पढ़ी है हमने कौन सी, वैज्ञानिक। और इसके बाद में अंत में पढ़ी हमने कौन सी, विधेयवादी। इनमें से किस तरह से प्रश्न बनेंगे वो हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वर्णानुक्रम में आपको दो नाम याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है गारसा द तासी नाम याद रखना है। एक आपको याद रखना है इसमें शिव सिंह सेंगर नाम याद रखना है। इसका नाम आपको याद रखना है 1839 में प्रयोग किया था इसने। इसका नाम 1883 में इसने प्रयोग किया था। कालानुक्रम में भी आपको दो याद रखना है। एक तो आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। एक तो कौन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने 1888 में इसका प्रयोग किया। और एक आपका कौन था, बताओ, मिस्र बंधु था। कौन था, बताओ, मिस्र बंधु। और मिस्र बंधु ने इसका प्रयोग किया था 1913 में। समाजवादी का संबंध तो बताओ एक से ही था, बताओ किससे, कार्ल मार्क्स से। समाजवादी का संबंध तो बताओ किससे था, कार्ल मार्क्स से ही इसका संबंध था। और इसके बाद में वैज्ञानिक में तो बताओ कौन था, वैज्ञानिक तो कौन है, गणेश जी महाराज अर्थात गणपति चंद्र गुप्त जी। कौन थे, बताओ, गणपति चंद्र गुप्त जी। और गणपति चंद्र गुप्त जी ने तो बताओ कब किया था, 1965 में इसका समर्थन किया था। और विधेयवादी पद्धति में इसके जनक कौन है, बताओ, तेन। और इसी के साथ में एक नाम याद रखना है आपको, कौन से, बताओ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आपको याद रखना है। इतना सा ही तो याद रखना है। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, ये पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ पद्धति। और इसमें एक नाम याद रखना है आपको, ये कैसी है, सबसे निकृष्ट है। सबसे कैसी है, ये निकृष्ट। ये आपकी सारी पद्धतियाँ हैं। एक पेज में इस तरह से समराइज करके पढ़ने का प्रयास करना, डिटेल पढ़े। और उसके बाद में 5 पेज का आप आधा पेज ही बना लीजिए और आधा पेज में आपका सार आ जाना चाहिए। इतनी सी बात अपने को याद रखनी है। तो ये आपकी जो है इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं वो सभी पद्धतियाँ मैंने आपको बता दी। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।